coin time from this coin. Why do we coin में से हमें क्या जानने के लिए मिलता है? तो हमें king और queen जिसके टाइम पे भी वो बना है उसका नाम, फिर उसका कल्चर हमें जानने को मिलता है। Then time period, उसका religion, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जानने को मिलती है when we are going to contact with coins. पंचमार्क coin of 5th BC have been founded in India. जिसमें से पंचमार्क coin, ये याद रखना कि अगर coins की बात हो रही है तो सबसे पुराना coin किसे माना जाता है? पंचमार्क coin को, जो कि माना जाता है कि वो 5th BC बिफोर क्राइस्ट सेंचुरी से बिलोंग करता है। Have been founded in India and which is the oldest coin. So ये सबसे पुराना coin माना गया। Other than this gold, silver and copper coins of Greek kings, Mauryan age, Gupta age have been found. इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें गोल्ड मतलब कि गोल्डन के जो कॉइन्स है वो हमें देखने को मिले हैं। फिर हमें सिल्वर कॉइन, देखो आपके टेक्स्ट बुक में स्पेशली डिफाइन किया है कि जो ग्रीक के जो किंग थे वो कॉपर कॉइन यूज करते थे। कॉपर कॉइन स्पेशली यूज्ड बाय ग्रीक किंग्स। देन मौर्यन एज, ये एक ऐसी जनरेशन है जहाँ पर मौर्यन का जो पूरा टाइम पीरियड चला था जिसको हम बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, तो ये पूरी क्या थी जनरेशन, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि मौर्यन एज। सेम गुप्त एज, श्रीगुप्त थे, देवगुप्त थे, तो वो गुप्त एज है। तो ये सारी जो जनरेशन है वो हमें मालूम चली, क्यों? बिकॉज ऑफ कॉइन्स, क्योंकि कॉइन्स के ऊपर उस राजा का नाम, उसका कल्चर, वो टाइम पीरियड हमें देखने को मिला, इसीलिए पता चला कि गुप्त एज थी या फिर मौर्यन एज थी। They give us information about the social, religious, economic and political structure of their time. राजा के बारे में, उसका कल्चर, उसका टाइम पीरियड, रिलीजन, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सोशल लाइफ, उनकी इकोनॉमिक लाइफ, उनका ट्रेडिशन क्या था, या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और नॉट, ये सारी चीजें हमें पता चली थी बट विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट बाय व्हिच वी कैन नो अवर हिस्ट्री वेरी इजीली, मतलब कि हमारी अर्ली लाइफ, हमारा पास्ट पॉइंट क्या था ये हमें पता चलता है। सो एक बार रिवाइज कर दूं, तालपत्र एंड पुष्पत्रस, then second one inscription, third one copper plate and the fourth one is about coins. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होगा, टू नो अबाउट हिस्ट्री, ये थे उसके सोर्सेस। देन टर्न योर पेज, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स। आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, इसका मतलब क्या है, हिस्टोरियंस कौन है, ट्रैवलर्स कौन है, उसके बारे में हम जानेंगे। जिसमें अगर हम
सबसे पहले देखेंगे एक्चुअलॉजिस्ट। एक्चुअलॉजिस्ट क्या है? एक ऐसा पर्सन जो हमारे तक हिस्ट्री को पहुंचाता है, मतलब हिस्ट्री के बारे में जिसे पता होता है इसको बोलते हैं हिस्टोरियन, बट वो हिस्ट्री पहुंचाता कौन है? इस पर्सन को हम बोलेंगे एक्चुअलिस्ट। Man has been wandering from one place to another since ancient time. पुराने समय में जो इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही करते रहते थे, उसका मेन रीजन ये था कि किसी के पास रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी, इसीलिए वो ट्रैवल करता रहता था। और जिसका जो मेन पॉइंट था वो था खाना, खाने के लिए वो सबसे ज्यादा ट्रैवल करते थे। Many travelers have visited other countries to note life of people there. अगर हम ट्रैवलर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रैवल करते हैं, क्यों? उसका कल्चर जानने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल को जानने के लिए। So we get information about the history and culture of a country. और ट्रैवल करने के बाद हमें उस कंट्री की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पता चलता है। और अगर उस ट्रैवलर्स की अगर हम बात करें, ऐसे कौन से ट्रैवलर्स थे जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक गए थे, तो उसमें से सबसे पहला है मैक्सिमिलिस। Then Fabian, Guinson, ये सारे ऐसे पर्सन है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल किया। The research of archaeologists and historians give us a glimpse, मतलब कि ऐसे थोड़े-थोड़े हमें पॉइंट्स देते हैं, ग्लिम्स देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि उस समय में भी एक सिविलाइजेशन, मतलब जिसको हम बोलेंगे ये बड़ी सी सोसाइटी, अगर उसमें से आपको पता हो कि जो ग्रेट सिविलाइजेशन है उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन, लोथल में सिविलाइजेशन मिली है, तो ये ऐसी सिविलाइजेशन है जिससे हमें पता चलता है कि एक टाइम के बाद लोगों के पास घर था रहने के लिए, बट स्टार्टिंग में नहीं थे, स्टार्टिंग में तो वो लोग घूमते ही रहते थे। So all the tour give us information about custom, food, attire, technology and culture of people. Observation के बाद हमें कस्टम, मतलब कि कस्टम एंड ट्रेडिशन, जिसको बोलते हैं रीति रिवाज, क्या है, फूड क्या था, अटायर किस तरह के कपड़े पहनते थे, टेक्नोलॉजी यूज करते थे कि नहीं, कल्चर क्या था लोगों का, ये सारी चीजें हमें मालूम चलती है। इसे माना जाता है कि जो नॉर्थ वेस्ट के जो रीजन है, जो एरियाज है,
इंडस बोलना नहीं आता था एंड इसी वजह से धीरे 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 इंडस से हो गया इंडिया। ठीक है, इंडस रिवर जिसको मैं बता दूं कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं कि सिंधु नदी। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। मतलब कि इंडस रिवर, क्योंकि शायद आपने इंडस वर्ड सुना हो कि ना सुना हो, बट आपने ये सिंधु नदी ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा और इंडिया इसी के किनारे पे बसा हुआ है ऐसा माना गया। ठीक है, सो ये था आर्कियोलॉजी हिस्टोरियन एंड ट्रैवलर्स। उसके बाद हम देखने वाले हैं नेम ऑफ द लैंड। इंडिया का जो नाम आया वो किसके ऊपर से आया वो हम जानेंगे। So we know our history by two names. हम हमारे इंडिया को नॉर्मली दो नाम से जानते हैं। ये अलग बात है कि हम उसको हिंदुस्तान भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू की है इसीलिए। बट स्पेसिफाइड दो ही नाम से किया गया है और वो दो नाम है पहला है इंडिया, दूसरा है भारत। So the word India is derived from Indus, which is called Sindhu in Sanskrit. So ये जो इंडिया नाम है वो कैसे आया? तो वो आया इंडस रिवर से। इंडस रिवर से, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं, इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। सिंधु हम उसको बोलते हैं। सो नाम कैसे आया उसके बारे में अगर हम देखें, सो पीपल ऑफ एंशिएंट ईरान एंड ग्रीक वे फेमिलियर विद द इंडस रिवर। ईरान एंड ग्रीक जो एक कंट्री के रहने वाले लोग हैं, ईरानियन एंड ग्रीक, सो ऐसा माना जाता है कि वो हमारे जो इंडस रिवर है उसके साथ बहुत कनेक्टेड थे, फेमिलियर थे काफी। सो दे केम इनटू कांटेक्ट विद दिस रीजन 2600 years ago एंड वो ये जो इंडस रिवर है उसके कांटेक्ट में 2600 years ago पहले ही वो लोग जानते थे इस इंडस रिवर के बारे में। सो द इरानियन कॉल द इंडस रिवर इंडोस एंड द पीपल ऑफ ग्रीक कॉल इंडस। तो हमने दो जो कल्चर है उसके नाम सुने। पहला था ईरान, मतलब कि ईरानियन, और दूसरा है ग्रीक। सो रिवर इंडिया जो है वो कौन से रिवर से कनेक्टेड है, बसा हुआ है? तो वो है इंडस रिवर। सो इंडस रिवर को ईरानियन क्या बुलाते थे? इंडोस। ये वो प्रोनाउंसिएशन है जो वो प्रोनाउंसिएशन में इंडोस बोलते थे। बट सेम अगर बात करें ग्रीक, तो वो इसको क्या बोलते थे? इंडस। मतलब कि उनको आता था कि इसको इंडस ही बोलना। So they knew the east bank of the river of India and we know about the name. और ऐसे ही करते 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 इंडस से फिर आगे जाके नाम जो एग्जिस्टेंस में आया वो हुआ इंडिया। ठीक है, हम तो इसको सिंधु रिवर ही बोलते, बट वो लोग इसको इंडस से आगे जाके लेकर गए इंडिया। मतलब कि इंडिया जो नाम है वो हमने नहीं दिया है, बट लोगों के प्रोनाउंसिएशन ही ऐसे थे कि फिर वो आगे जाके इंडस से इंडिया हुआ बिकॉज ऑफ ग्रीक। एंड दूसरा जो नाम है वो है भारत। नॉर्मली भारत नाम आपको या फिर आप एक बार पेरेंट्स से पूछना हो तो बताइएगा कि वो नाम कहाँ से आया। We know about the name भारत from ऋग्वेद। ऋग्वेद टोटल हमारे पास 4 वेद है, जिसमें से सबसे पुराना जो वेद है मतलब कि ऋग्वेद। A group of people named Bharat came to settle in northwestern India and it is from their name. And then our country came to be known as भारत। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो लोग रहते थे जिसमें से एक पर्सन था जिसका नाम था भरत, एंड इसीलिए जो
because of this, time passes and it is known as India. And the second story about Bharat, that it is already mentioned in our Rigved, means in our religion, that there is a very strong person whose name is Bharat, and on behalf of him, it is now that famous is Bharat, and अभी हम उसको भारत and इंडिया के नाम से ही जानते हैं. नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि भारत का इंग्लिश वर्ड हमने इंडिया किया है, ऐसा नहीं. ठीक है. So here we are going to end this session. Next जो है वो टॉपिक इससे थोड़ा सेपरेट है, अलग है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. So you have to study about this in your writing in your notebook for your better information. In next we are going to study about before Christ, after Christ, post Christ. ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. So goodbye and have a nice day. Hello, good morning students. So already we have studied about the sources to know our history, like Talmudras and Bhojputras and inscription, also about coins, then archaeologists, travelers. We are normally traveling in other countries to gathering information, and these different sources are very helpful to know our history very well. But how we can fix that this is the 2 years ago or 15 years ago? So to know the proper timeline, we have to understand about our deadline system. कोई भी चीज है वो 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, 5 साल पुरानी है, हमें बहुत सालों पुरानी, बट वो पता कैसे चलेगा? पर्टिकुलर टाइम लिखा होगा. तो टुडे यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे. अब अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, किसी भी दिन सेलिब्रेट नहीं करते, आपको पर्टिकुलर आपका बर्थडे, आपका ईयर, आपका मंथ आपको पता है, तब जाके आप उसको सेलिब्रेट करते हो. सेम यहाँ पर भी था कि वो पर्टिकुलर जो एरा है वो चलता है जिसको बोलते हैं सेंचुरीज. बट ये सारी चीजें फिक्स कैसे हुई इसके बारे में हम जानने वाले हैं. So open your textbook page number 4 about deadline system. So as we know that deadline system is very useful to know our history. Deadline system हमारे history को जानने के लिए काफी जरूरी है. So many years ago, deadline system associated with the birth of Christ Jesus. हमारी जो deadline system है वो Jesus Christ के birth के साथ जुड़ी गई. Means that this associated and connected with the birth of Jesus Christ, and it is believed that nobody can fix the proper date with the Jesus Christ. Jesus Christ का proper जन्म कब हुआ था? We can't fix it, but we can assume it. हम उसको assumption कर सकते हैं, और इसीलिए 2 तरह की deadline system existence में है, जिसमें सबसे पहली है AD and second one है BC. जिसमें AD का मतलब है एनो डोमिनी, सो एनो डोमिनी मतलब क्या? एनो डोमिनी मतलब कि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था उसके 2000 ईयर के बाद, जिसको बोलते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट. मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपने कोई डेट लिखी है, फॉर एग्जांपल 18 जुलाई 2000, बट उसके बाद अगर आप AD लिखते हो, इट मीन्स कि ये वो डेट है, ये वो टाइम है जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हो चुका था, क्योंकि 18 जुलाई 2000 आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट. AD का मतलब है कि जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद. ठीक है. कोई भी डेटलाइन सिस्टम दिखाने के लिए आपके पास मंथ होना चाहिए, आपके पास डेट होनी चाहिए, ईयर होना चाहिए, फिर AD या BC सिग्निफिकेंट होना चाहिए, एंड जो डे है मींस कि मंडे टू संडे के जितने भी डेज है वो क्लैरिफिकेशन हो, तो ही आप पर्टिकुलर आप हिस्ट्री को दिखा सकते हो. ठीक है. सो एनोमेनी मतलब कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, मतलब कि ये वो डेट है जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हो
चुका था एंड ये उसके बाद है। सेम अगर BC लिखा हो मतलब कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले ना कि उसके बाद। सेम अगर डेट हम यहाँ पे लिखे 8 जुलाई 2000, लेकिन यहाँ पे हमने BC लिखा है, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की ये डेट है 8 जुलाई 2000। ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। एनो डोमिनी मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, जिसको हम CE भी कह सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे AD की जगह आप CE भी लिख सकते हो। CE का फुल फॉर्म है कॉमन एरा। सेम यहाँ पर BC को आप सेकंड आप BCE लिख सकते हो। BC का मतलब है कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, एक जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की डेट है जहाँ पे उनका जन्म हो चुका है। एंड यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की बात है, मतलब कि अभी तक उनका जन्म नहीं हुआ, आफ्टर एंड बिफोर। तो इस तरह से हमारे जो डेडलाइन सिस्टम में हमारी जो सेंचुरीज है वो डिसाइड होती है। एक और एग्जांपल अगर हम लें, सोच लो कि ये एक नंबर लाइन है और ये वो टाइम है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि आपको इस नंबर लाइन के ऊपर एक डेट दिखानी है जो है 22 मई 1987 CE, एंड दूसरी है 12 मार्च 1997 BC, 606 BC। ये दो आपको यहाँ पे दिया है। याद करो कि C मतलब कि AD दोनों का मतलब सेम है, एंड BC एंड BCE दोनों का मतलब सेम है। ये एक नंबर लाइन, ये जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की बात है, तो इसको हम बिफोर कहेंगे। मतलब कि अगर इसकी नेगेटिव साइड जाते हैं तो यहाँ पे उनका जन्म नहीं हुआ, और अगर हम आगे की ओर जाते हैं मतलब कि उनका जन्म हो चुका है। और उसके बाद 22 में 1987 मतलब कि AD मतलब कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो हम जाएंगे इस तरफ, तो हम यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं 22 मई 1987 AD। क्यों? क्योंकि उनके जन्म के बाद की ये डेट है, तो हम उस तरफ जाएंगे। बट ये अगर हमें नंबर लाइन पे दिखाना है तो हम जाएंगे इस तरफ। क्यों? क्योंकि उनका जन्म नहीं हुआ। BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। So 12 March 606 CE। तो इस तरह से हमारे डेडलाइन सिस्टम फिक्स्ड हुई थी, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। नॉर्मली आपको याद रखना है कि C मींस कॉमन एरा, AD मींस की एनो डोमिनी, BC बिफोर क्राइस्ट एंड BCE मतलब कि बिफोर कॉमन एरा। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है, जिसमें CE की जगह AD भी यूज करते हो, AD की जगह आप CE भी यूज करते हो। सेम यहाँ पे BC यूज करो या फिर BCE, बट वो आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये जो डेडलाइन सिस्टम है, जो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो ये जो क्रोनोलॉजी है ये सिर्फ इंडिया फॉलो नहीं करता, बट दिस वन इज फॉलो बाय द ऑल ओवर द कंट्री, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद द डेडलाइन सिस्टम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बाद जो डेडलाइन सिस्टम हुई वो इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज भी उसको फॉलो करती है। एक और वर्ड है जिसको हम बोलेंगे BP, और जिसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, बिफोर प्रेजेंट। बट नॉर्मली इसको हम यूज नहीं करते क्योंकि वो काफी
गया था जिसको हम बोलते हैं एंशियंट मैन एंड पीपल, मतलब कि प्रिमिटिव मैन और उनके लाइफ स्टाइल के लिए यूज किया जाता है। हमारी लाइफ स्टाइल के लिए CEL हम BC को यूज करते हैं। So here we are going to end this chapter. So I revised that in this chapter we have studied about sources to know history. In this first one is tool, means the Tarpatras and Bhojpatras. Then second one inscription, means the stone inscription and metal inscription. Then Tamrapatra, means the carving on copper plate. Then coins, in which Panchmark coin is the oldest coin. Then travelers, in which Maximus, Fahian and Yuenzhou, who are the travelers who came to India to know our history. And then we have studied that how our name, means India and Bharat, came into existence and in the last about 8 lines system. So you have to study this all of the topic very deeply, and then you have to solve the questions which are going to be significant in your workbooks and textbook. So goodbye and have a nice day.